स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जो वीडियो है बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इससे पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इसमें देखें इनकम इलास्टिसिटी डिमांड और उसके बाद देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इसी लेक्चर में। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स का हर एक कंपटीशन जैसे DDU हो गया, MU हो गया, BHU हो गया, ALU हो गया, सबका टॉपिक मिलेगा, सब उसमें सिलेबस पढ़ाया गया है। और अकाउंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल जियोग्राफी भी एक ही लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, वो भी कंप्लीट हो गया, वो भी ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी जैसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी पढ़े थे वैसे क्या पढ़ने वाले इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। अब वहाँ पे जो हम लोगों का ये था रिलेट जो करते थे प्राइस एंड डिमांड से रिलेट करते थे, और यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में जो है इनकम एंड डिमांड से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड ये बताता है कि इनकम को इंक्रीज होने से डिमांड में कितनी इंक्रीज होती है, राइट। और उसके बाद इनकम को डिक्रीज होने से उसके डिमांड में कितनी कमी आती है, यानी डिक्रीज होती है। तो ये प्रपोर्शनेट बताता है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये इलास्टिसिटी बताता है, ठीक है। आप लोग डिमांड जानते हैं केवल डायरेक्शन देता था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है डिमांड जो है क्या देता है, एक्चुअल प्रपोर्शनेट देता है, एक्चुअल चेंज देता है, एक डायरेक्शन देता है, नन ऑफ दिस। तो आप लोग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो होता है केवल एक डायरेक्शन देता है। और इलास्टिसिटी डिमांड एक्चुअल प्रपोर्शनेट कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये इन्फॉर्मेशन हमको देता है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। हाउ मेनी चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। एक पर्सन के इनकम में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितनी चेंज हुई, इस चीज़ को स्टडी करते हैं इनकम इलास्टिसिटी डिमांड बोला जाता है। तो अब इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का देखिए, यहाँ पे इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं, इनकम को Y से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इलास्टिसिटी डिमांड को हम लोग E से डिनोट करते हैं, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में ज़रूर जान रहे होंगे, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड को EY से हम लोग डिनोट करेंगे, राइट। EY से अब देखिए प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, इससे पहले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऊपर रहता ही है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, और नीचे इससे पहले वाले लेक्चर में प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो वहाँ पे क्या पढ़े थे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। तो नीचे क्या रहे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी डिमांड में कितनी चेंज होती है, इनकम में कितनी चेंज होती है, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। यहाँ भी डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी डिमांड 5 जो डिग्री हम लोग पढ़े थे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, यहाँ भी 5 डिग्री ही पढ़ेंगे, ठीक है, वो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। तो अब यहाँ पे हम आप लोगों को डिग्री समझाते चलते हैं। ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले पे टोटल हम क्या करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कवर करेंगे, उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जो है लिखा है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन वन हायर इलास्टिसिटी डिमांड। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं इनकम में क्या हो रहा है, चेंजिंग बहुत कम आ रही है। देखिए इनकम जो हो रहा है, इनकम में चेंजिंग बहुत कम आ रही है, ठीक है। इनकम हम लोगों का ये इंक्रीज हुआ है, देखिए इनकम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग डिमांड क्या कर दिए, यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, राइट, इनकम। यानी यहाँ पे देखिए चेंज इन इनकम जो है, चलिए इसको हटाइए, चेंज इन इनकम क्या है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट इसके डिमांड में देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। चेंज इनकम में थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है, ये इनकम है और ये डिमांड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है। थोड़ी सी चेंज होती है इनकम में और डिमांड में चेंज बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसे बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज़ ग्रेटर देन वन हायर इलास्टिसिटी डिमांड। इसको बोला जाता है फ्लैटर डिमांड कर्व। यहाँ पर भी पूछ सकता है फ्लैटर डिमांड कर्व होता है तो हम लोगों का
इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का डिमांड कर्व क्या है, फ्लैटर में है, ठीक है। तो हम लोग फिर आते हैं सेकंड वाला जो है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज 1, क्या है, 1 है यूनिलैटरल इलास्टिसिटी डिमांड। देखो वहाँ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एकदम वही लेकर चलो, प्राइस यहाँ पे प्राइस रखते थे, प्राइस में थोड़ी सी चेंज आती थी, डिमांड में ज़्यादा, यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज आती थी, डिमांड, और जितना प्राइस में आता था उतना ही डिमांड में आता था। बस वहाँ प्राइस की जगह हम लोग उठा के क्या रख दिए, यहाँ पे इनकम रख दिए। तो यहाँ पे देखो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1 यूनिलैटरल इलास्टिसिटी डिमांड, यानी ये इनकम हो गया और ये हम लोगों का डिमांड है। तो देखो जितना हम लोगों का जितना प्रोपोर्शनेट इनकम में चेंज हुआ उतना ही प्रोपोर्शनेट हमारे डिमांड में भी चेंज हुआ। तो ये हम लोगों का जो डिमांड कर्व जो है लीनियर डिमांड कर्व है। अगर पूछ देता है लीनियर डिमांड कर्व होता है तो हम लोगों का इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग फिर थर्ड पर आते हैं। थर्ड जो है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1 इन इलास्टिसिटी डिमांड इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे, इसका कर्व हम लोग देखते हैं। इसका कर्व जो है यहाँ पे इनकम हो गया और डिमांड हो गया। तो अब इनकम देखो यहाँ पे इनकम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, राइट, इनकम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, बट डिमांड में इनकम के अपेक्षा क्या आ रही है, कम आ रही है। तो उसको क्या बोला जाएगा, अब इस फार्मूले पे अगर इसको उठा कर रखते हैं तो 1 से कम ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन डिमांड अगर इसको रख दें, मान लो 5 रख दें और इसको रख दें डिवाइड बाई 6 रख दें, तो हम लोगों का क्या होगा, इज लेस देन 1 होगा, क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो क्या हो जाए, इन इलास्टिसिटी डिमांड। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों का ये जो डिमांड कर्व बनेगा ये क्या बनेगा, स्टीपर बनेगा। स्टीपर डिमांड कर्व अगर होता है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में, हम लोगों का इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1 होता है। फिर इसके बाद फोर्थ पे आते हैं, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड बोला जाता है। ये हम लोगों का इनकम है और ये हम लोगों का डिमांड, इट मीन्स क्वांटिटी, राइट। यहाँ डिमांड भी लिख सकते हो। और यहाँ पे हम लोगों का इनकम जो कांस्टेंट होगा बट प्राइस में क्या होगा, वैरी हो, क्वांटिटी में क्या होगा, वैरी होगा। तो इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व में अगर पूछता है हम लोगों का इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज इनफाइनाइट होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 0, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड हम लोगों का होता है। ये इनकम है, ये डिमांड है, इट मीन्स क्वांटिटी। हम लोगों का डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, बट इनकम क्या करता है, वैरी करता है। तो यहाँ पे वर्टिकल डिमांड कर्व, यानी ये हम लोगों का डिमांड कर्व क्या है, वर्टिकल है, क्या है, वर्टिकल है। तो इसके केस में हम लोगों का इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज 0, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो फ्लैटर है, फ्लैटर बताए हैं, लीनियर बताए हैं और वर्टिकल बताए हैं और हॉरिजॉन्टल स्टीपर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे ज़रूर बनेगा। 2 क्वेश्चन इनकम इलास्टिसिटी डिमांड और या तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इस टॉपिक से ज़रूर 2 क्वेश्चन अराइज होता है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड आप लोग जानते हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस लेते हैं और दूसरे प्रोडक्ट का क्या लेते हैं, डिमांड लेते हैं, दूसरे प्रोडक्ट का क्वांटिटी लेते हैं। तो अब क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में हम लोग यही देखते हैं, एक प्रोडक्ट के एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरे कमोडिटी के डिमांड में कितनी चेंजिंग आ रही है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोगों को क्या स्टडी करना पड़ता है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। उसी को क्या बोला जाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इट मेजर ऑफ responsiveness of demand for a product to a change price of the other related product, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आए, उससे अदर रिलेटेड प्रोडक्ट में क्या चेंजिंग आती है और कितनी चेंजिंग आती है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ना पड़ता है। इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में 2 चीज़ें होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब आप जानते हैं, वो अल्टरनेटिव यूजेस, कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो सेम पर्पस का हम लोग गुड्स दूसरे गुड्स को चूज़ कर लेते हैं, वही मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है।
और कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये हो गया जो एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। और हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स में ले सकते हैं टी एंड कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया तो कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो और अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर यहाँ पर बटर का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया तो ब्रेड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में यही बच्चे परेशान होते हैं कि ब्रेड का प्राइस भी देख लेंगे और ब्रेड का डिमांड भी देख लेंगे, इसलिए उनको नहीं समझ में आता है। तो इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक कमोडिटी का प्राइस होता है एंड नेक्स्ट अनदर कमोडिटी का डिमांड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हम आप लोगों को बताएं अल्टरनेटिव यूजेस फॉर सेम पर्पज़ ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर टू अल्टरनेटिव गुड्स दैट कुड बी यूज फॉर द सेम पर्पज़। एक कोई, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है आप लोग देखिएगा, इंक्रीज इन प्राइस। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी लिखे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ए को आप लोग टी मान लो, प्रोडक्ट बी को कॉफ़ी मान लो, राइट। अब देखो यहाँ पे इंक्रीज इन प्राइस प्रोडक्ट ए, अगर प्रोडक्ट ए का प्राइस इंक्रीज कर देता है, अगर टी की प्राइस इंक्रीज कर दे तो आज हम लोग टी नहीं पियेंगे, क्या पियेंगे, कॉफ़ी। यानी टी का प्राइस इंक्रीज किया तो उसके अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कॉफ़ी। कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन रिलेशनशिप बिटवीन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि मेरा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब देखिए उसी का अगर प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन प्राइस प्रोडक्ट ए, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन प्राइस प्रोडक्ट बी एंड डिक्रीज इन डिमांड प्रोडक्ट ए। अगर प्रोडक्ट ए का बी का प्राइस डिक्रीज हो गया तो प्रोडक्ट ए का डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉफ़ी, अगर मान लो कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज हो जाए, कॉफ़ी का प्राइस, तो जो टी वाले हैं किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम कोई भी गुड्स बाई एंड परचेस करते हैं टूगेदर यूज़, यानी दोनों एक साथ यूज़ करते हैं, अकेले नहीं यूज़ कर सकते हैं। अबे मत कहना सर ब्रेड तो हम वैसे ही खाते हैं बिना बटर के। तो बेटा यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बहुत सारे हैं, तो एक्सेप्शनल को आप लोग ध्यान मत देना। तो यहाँ पे लिखा है कम्प्लीमेंट्री गुड्स के, कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर प्रोडक्ट विच बॉट यूज टूगेदर। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं टूगेदर यानी साथ में यूज करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। अगर ब्रेड, हाँ चलो यहाँ ब्रेड मान लो बी को और बटर मान लो किसको, ए को। तो अगर कभी भी ब्रेड का दाम अगर बढ़ गया तो बटर का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि भाई बटर को यूज नहीं करेगा, जब ब्रेड ही नहीं खाएगा कोई तो बटर क्या करेगा, यूज नहीं करेगा। तो दैट इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। यह क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। एंड फिर डिक्रीज इन प्राइस प्रोडक्ट बी, अगर हमारे ब्रेड की प्राइस डिक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बटर का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों का ये क्या हुआ, ये क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, सारा टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अब हम लोग फिर मिलते हैं, फिर देखने जा रहे हैं प्रोडक्शन थियरी। क्या देखने जा रहे हैं, प्रोडक्शन थियरी। अब प्रोडक्शन थियरी जो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, कंज्यूमर, अभी तक जितना भी लेक्चर गया था सारा कंज्यूमर का गया था, कंज्यूमर थियरी, कंज्यूमर थियरी। सेकंड हम लोग प्रोडक्शन थियरी अब पढ़ने जा रहे हैं। और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग मार्केट थियरी और एक्सचेंज थियरी। लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन थियरी। तो आप लोगों के सिलेबस में बस यही है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ये स्कोप जो है 4 थियरी, एक फाइनेंस थियरी है, जो फाइनेंस थियरी आप लोगों के सिलेबस में नहीं आता है। तो ये प्रोडक्शन थियरी आप लोग जानते हैं, किसी भी गुड्स को प्रोडक्शन के लिए, कमोडिटी को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, इंटरप्राइज, ये 5 चीज़ होना चाहिए किसी भी गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए। अब यहाँ पूछ दिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब दे दिया जैसे लैंड दे दिया, लेबर दे दिया, ए एंड बी दे दिया और नन ऑफ दिस दे दिया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लैंड एंड लेबर। तो आप लोग याद रखिएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्शन थियरी में, गुड्स को प्रोडक्शन थियरी में वही चीज़ें हम पढ़ते हैं, गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल एंड इंटरप्राइज होते हैं। अब टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न, जैसे हम लोग किसी भी गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी रिटर्निंग होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, रिटर्निंग होती है। तो रिटर्निंग टाइप्स ऑफ रिटर्न 3 टाइप, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, 3 टाइप्स के होते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज होता है, किसके अपेक्षा, वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज, वेरिएबल इंक्रीज से ज़्यादा हमारा, जैसे मान लो हमारा उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बट वेरिएबल कॉस्ट होता है उससे कम लगता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को देते, देखो हम 50,000 का प्रोडक्शन कर दिए बट वेरिएबल मान लो 5,000 हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट यानी खर्चा मेरा 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है और 50,000 उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन मोर देन वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, यानी मेरा क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वेरिएबल का मतलब खर्चा है, एडिशनल किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मान लो 10,000 यूनिट का हमारे पास एक एस्टिमेशन है, उसको प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर 5,000 का और 5,000 यूनिट का और प्रोडक्शन पड़ जाए तो कितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। तो थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बट मेरा प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, उसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोला जाता है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का मतलब नाम ही से जान रहे हैं, जितना आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उसी के इक्वल ये वेरिएबल भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज इन प्रोडक्शन इक्वल टू वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, यानी जितना वो इंक्रीज होता है इतना ये भी इंक्रीज होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वेरिएबल हम लोगों का ज़्यादा इंक्रीज होता है, बट प्रोडक्शन जो होता है वेरिएबल की अपेक्षा कम इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन बट लेस देन वेरिएबल इंक्रीज, यानी हमारा प्रोडक्शन कम इंक्रीज होता है और बहुत ज़्यादा क्या इंक्रीज हो जाता है, वेरिएबल हम लोगों का वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है। देखो वेरिएबल फैक्टर का मतलब खर्चा है, खर्चा कम इंक्रीज होता है, उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, और जितना उत्पादन होता है वही उतना ही खर्चा भी लगता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, उत्पादन कम होता है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का नाम मॉडर्न थियरी में रखा गया है, मॉडर्न इसका नेम दिया गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मॉडर्न नेम ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो उसमें दिया रहेगा, और एक भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रहेगा। तो आप लोग क्या रखेंगे, मॉडर्न नेम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे मार्केट थियरी, इट मीन सेक्शंस थियरी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें, जिससे क्या होता है उससे मोटिवेशन हमको मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए और वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, और टेस्ट सीरीज आप लोगों का जल्द ही तैयार होने वाला है। टेलीग्राम में जो ज्वाइन नहीं किए हैं, अकाउंटेंसी गुरु के नाम से है, ज्वाइन कर लें। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन जाता रहता है, बच्चे करते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर का वो पेपर भी हम भेजते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है।